हेलो स्टूडेंट्स, हमारा बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का यूनिट 2 में नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। हम लोगों ने इससे पहले डील किया था नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अगर हमको डील करना है किसी भी प्रॉब्लम को, तो उसके लिए हमको पॉलिसी लानी पड़ती है ना। मतलब कि बहुत बड़े तरीके से अचीवमेंट अगर हमको चाहिए तो नॉर्मल जो हेल्थ प्रोग्राम चलते हैं उससे हमको वो अचीवमेंट नहीं मिल पाते हैं। उसके लिए बेसिक तरीके की हमको ख़ास तरीके से सिर्फ उसी चीज़ को डील करने के लिए पॉलिसी चाहिए। ठीक है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है 1952 1947, तब से हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चिंता यही था कि हम लोग अपने कंट्री के पॉपुलेशन को कैसे डील कर पाएंगे, क्योंकि उस समय का ऐसा ट्रेंड था कि एक कपल हैं, उनके जो बच्चे हुआ करते थे वो 10-10 12 हुआ करते थे। ठीक है, 6-7 तो एकदम कॉमन था। अगर एवरेज अगर उस समय का देखा जाएगा तो एक कपल्स के कम से कम 3 से 5 बच्चे हुआ करते थे। ठीक है, तो ढेर सारे जो साइंटिफिक प्रोजेक्शन बता रहे थे कि अगर इसी ग्रोथ से अगर हमारा कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ता रहा तो बहुत ही गंभीर तरीके से ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो आज़ादी के बाद से उस समय पर हमारे पास जब अंग्रेज़ यहाँ से गए, ब्रिटिश जब यहाँ से गए, तो हमारे पास बहुत ही कम रिसोर्सेज थे। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास उतना एग्री प्रोडक्ट्स नहीं था कि हम सभी को प्रॉपर फूड दे सकें। हमारी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं थी उस समय। तो गवर्नमेंट को लगा कि अगर इसको डील करना है तो ज़्यादा अच्छा है कि हमको एक फैमिली को कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। जो फैमिली बढ़ते हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। हालांकि आज़ादी के बाद से इसके लिए बहुत सारे प्लानिंग चालू हो गए थे, लेकिन पॉलिसी जो है वो 2000 में आई, बहुत ही लेट आया, 2000 में आया। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 53 ईयर बाद पॉलिसी लाया गया। लेकिन ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ काम नहीं किया पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। इससे पहले उन लोगों ने नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था 1952 में। ठीक है, तो अपन देखते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जब अपन देख रहे हैं 2000, तो ज़रूरी है कि हम लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री भी देखना है अपने इंडिया का कि कैसा ट्रेंड किया है यहाँ पर पॉपुलेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा पार्ट हम लोग हिस्ट्री का भी देखेंगे कि हमारे पॉपुलेशन का क्या कंडीशन था। इंडिया बीइंग अ रैपिड इंक्रीजिंग a highly populated country in the world, around 17.7% of world population। ठीक है, इंडिया क्या है, बहुत ही तेज़ी से पॉपुलेटेड बढ़ता हुआ कंट्री है, जो कि पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.7% पॉपुलेशन कवर करता है। ठीक है, अगर पूरे वर्ल्ड का लैंड एरिया देखें तो ओनली 2.4% एरिया, है ना, सिर्फ लगभग 2.5% एरिया, लैंड एरिया हम लोग पूरे वर्ल्ड में है हमारे पास। लेकिन पॉपुलेशन की बात करें तो 17.7% हम लोग का पूरा पॉपुलेशन अपन कवर करते हैं। ये जो 17.7 पॉपुलेशन है, ये अगर आप अभी से 2-3 साल पहले देख लें तो ये 17.9 था, है ना। तो निश्चित तौर पे 2-3 सालों में और पॉपुलेशन में कमी आई है इंडिया में। देन द करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ 139 करोड़ 13 लाख 8,838 एज ऑफ मंडे 3 मई 2021। ठीक है, कल तक की बात करें तो इंडिया का पॉपुलेशन लगभग कितना था, 139 करोड़। तो देखते हैं कि हमारा पॉपुलेशन कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, कितना ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, विच इज़ द सेकेंड लार्ज पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। ठीक है, जो हमारा पड़ोसी देश है चाइना, उससे हम थोड़ा ही पीछे हैं। ठीक है, वर्ल्ड में थोड़ा ही पीछे हैं हम लोग चाइना से। पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया। ठीक है, क्या पॉपुलेशन ट्रेंड चल रहे हैं इंडिया में। बर्थ की बात करें तो 77,756 लाइव बर्थ एवरेज पर डे। ठीक है, हर दिन लगभग इतने बच्चे पैदा होते हैं। और अगर पर आवर की बात करें तो 3,239.83 पर आवर बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो आप सोच लीजिए कि इंडिया क्या है, बच्चे पैदा करने का एक मशीन जैसे काम कर रहा है। हर एक घंटे में लगभग 3,239 बच्चे पैदा हो जा रहे हैं इंडिया में, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में। ठीक है, देन है
ये था बर्थ का। देन है डेथ, 28,230 डेथ्स एवरेज पर डे। डेथ की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू बर्थ रेट, डेथ रेट काफ़ी कम है, ठीक है। और पर आवर डेथ की बात करें तो 1176.24 इन एन आवर, ठीक है। तो जहाँ पर एक व्यक्ति कोई मर रहा है इंडिया में, तो उसके बदले में 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि पॉपुलेशन ट्रेंड्स जो है वो कितना तेज़ी से इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। देन है इंट्रोडक्शन। द गवर्नमेंट हैज़ कंटिन्यूसली पेड अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। शुरू से गवर्नमेंट का ये चैलेंज रहा है। जस्ट अ फ्यू मंथ बिफोर द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1946, द भोर कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट विच बिकम द बेसिस फॉर डेवलपिंग अ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। जब इंडिया आज़ाद ही नहीं हुआ था, ठीक है, तब भी इंडियन को पता था कि अब हम लोग आज़ाद होने जा रहे हैं और सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए क्या रहेगा, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो आज़ादी के पहले ही 1946 में ही क्या है, भोर कमेटी इसके लिए रिकमेंडेशन दे चुका था कि हमको एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाना चाहिए, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि 1946 में इसको रिकमेंड कर दिया गया था और पॉलिसी कब आई है, 2000 में, ठीक है। तो सोच सकते हैं कि हम लोग कितना लेट कर दिए इस पॉलिसी को लाने के लिए। दिस वॉज फॉलोड बाय द लॉन्च ऑफ द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952, ठीक है। तो 1946 में रिकमेंड कर दिया गया था कि पॉलिसी ला देना चाहिए हमको, लेकिन गवर्नमेंट क्या करी उस समय, पॉलिसी नहीं ला के इसको नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1952 में जो लॉन्च हुआ था उसमें ही इसको मर्ज करके उसके रिकमेंडेशन को इसमें ही इंक्लूड करके चलाया जा रहा था, ठीक है। आफ्टर केयरफुल रिव्यू ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रेंड्स After careful review of the demographic trends and of the family planning program in 1976, the government issued its first statement regarding the national population policy, ठीक है। जो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स इंडिया में आ रहे थे, ठीक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड, उसको देखते हुए इंडिया ने 1976 में ही एक पॉलिसी स्टेटमेंट बना दिया था पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, which was followed by the 1977 policy statement on the family welfare program। लेकिन फिर यहाँ पर यही हुआ कि अलग से पॉलिसी बनाई तो गई थी पॉपुलेशन पॉलिसी, लेकिन क्या कर दिया गया उसको, जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है उसी में उसको 1977 में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। अलग से पॉलिसी नहीं लाई गई, ठीक है। While adopting the health policy, the parliament underscored द नीड फॉर अ सेपरेट नेशनल पॉलिसी। आगे चल के इनको समझ में आ गया कि हम लोगों को अलग से एक पॉलिसी लानी ही पड़ेगी, क्योंकि रूटीन जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है उसमें उतना सक्सेस नहीं मिल पा रहा है जितना कि हमको शायद एक पॉलिसी लाने पर मिलेगा। अकॉर्डिंगली द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अपॉइंटेड अ कमेटी ऑन पॉपुलेशन इन 1991 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ करुणाकरण। फाइनली क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अपॉइंट करना पड़ा, ठीक है, एक कमेटी अपॉइंट करना पड़ा जो कि कमेटी ऑन पॉपुलेशन 1991 कहलाई, ठीक है, जो कि इंडिया के पॉपुलेशन ट्रेंड्स को स्टडी करे और क्या अच्छे सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं उसके बारे में रिकमेंडेशन दे, जिसके चेयरमैन थे सर करुणाकरण, ठीक है। विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स इन 1993। उन्होंने 2 साल में ही अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया, recommending the formulation of a national population policy to take a long term holistic view of development, ठीक है। उन्होंने अच्छे रिकमेंडेशन दिए, जिसमें कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के लिए उन्होंने पहला रिकमेंडेशन ये था कि हमको एक लॉन्ग टर्म होलिस्टिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट अप्रोच रखना है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एंड टू सजेस्ट पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोग्राम्स and a monitoring mechanism with short, medium and long term perspective and goals, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा सजेशन दिया था कि हम लोगों को एक अच्छा हॉलिस्टिक व्यू रखना है डेवलपमेंट के लिए, कि हमारा कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो चलता रहे और हम लोग जो
इसको डील करने के लिए, पॉपुलेशन को डील करने के लिए तुरंत अगर हम चाहेंगे तो ये ख़त्म नहीं हो पाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, लिमिट कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए क्या करना है हमको, अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनानी है, जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। इमीडिएटली क्या करना है, कुछ सालों के बाद क्या करना है, और लंबे समय तक हमको क्या करते चलना है। तो ऐसा उन्होंने सजेशंस दिया था। सब्सिक्वेंटली एन एक्सपर्ट ग्रुप headed by M.S. Swaminathan was appointed to prepare the draft of a national population policy. The national population policy finally come into force in 2000। ठीक है, और इसका ड्राफ्ट M.S. स्वामीनाथन के द्वारा प्रिपेयर किया गया था, और फाइनली जो है वो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 जो है वो इंडिया में आ चुका था, एक्टिंग में आ चुका था। ठीक है, थोड़ा सा पीछे हम लोग हिस्ट्री को देखना बहुत ज़रूरी था कि ये पॉपुलेशन पॉलिसी लाने के पीछे क्या क्या कारण रहे, कितने कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़े थे। ठीक है, अब हम लोग सीधा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को डील करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। ठीक है, इसमें हमको जैसे पता है कि पहले ही उन्होंने सजेस्ट कर दिया था स्वामीनाथन ने कि हमको इसको अलग अलग स्टेप में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, फिर मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, फिर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव उन्होंने सजेस्ट किए थे। तो सबसे पहले है द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। ठीक है, टू एड्रेस द अनमेट नीड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ पर्सनल्स, एंड टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिलीवरी फॉर बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, तत्काल में उन्होंने सबसे पहले ध्यान देने का ये बोला कि अनमेट नीड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब कि कुछ लोग चाह रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन लेकिन उनके तक वो कॉन्ट्रासेप्शन पहुंच नहीं है, तो उन लोगों तक सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्शन पहुंचाना है, अनमेट नीड्स को फुलफ़िल करना है। फिर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, हर एक लेवल पर, विलेज हो, सिटीज़ हो, जहाँ भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी अपन क्या है जो लॉन्ग हमारा जो प्लानिंग है, जैसे कि ट्यूबेक्टमी, वेसेक्टमी, ऐसे सब चीज़ों को अपन अचीव कर पाएंगे। या अगर हमको किसी को आईओडी इंसर्शन करना है और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो हम लोग उस गोल को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंड हेल्थ पर्सनल, ट्रेन हेल्थ पर्सनल नहीं है। ठीक है, अगर देखा जाए तो 2000 के बाद से ही हेल्थ प्रोफेशनल्स का ज़्यादा बड़े पैमाने पर भर्ती किया गया। पहले जो है वो केवल एएनएम्स और को ही लिया जाता था फैमिली वेलफेयर के लिए, जो कि उतना अच्छा सक्सेस रेट हमको उसमें देखने को नहीं मिला। एंड टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिलीवरी फॉर बेसिक प्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, और जो भी हम लोग सर्विसेज दे रहे थे आरसीएच में, ठीक है, उसको इंटीग्रेट कर देना है और अच्छे लेवल का बना देना है। ठीक है, तो ये था इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, तत्काल में हमको ये करना है। अब नेक्स्ट है हमारा द मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव, टू ब्रिंग द टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR रेट जिसको अपन बोलते हैं, टू रिप्लेसमेंट लेवल 2.5 बाय द ईयर 2010। ठीक है, जो TFR रेट है जो 2.7 के स्तर से चल रहा था, 2.5 के स्तर से चल रहा था, उसको हमको क्या कर देना है, 2.1 लेवल पर ला देना है। ठीक है, बाय 2010। ठीक है, TFR रेट मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, जो इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत तेज़ी से 2.7 के स्तर तक चला गया था। ठीक है, तो उसको 2.1 के लेवल तक ला देना है थ्रू विगोरियस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटर सेक्टरल कोऑपरेशन स्ट्रैटेजीज़। इसको हम कैसे फुलफिल कर पाएंगे, इस गोल को हम लोग को इंटर सेक्टरल कोऑपरेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट अकेले नहीं कर पाएगा, बल्कि कई सारे डिपार्टमेंट को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के बाद आप लोग ध्यान देंगे कि गवर्नमेंट में रूल आया था कि पंचायत इलेक्शन लड़ना है तो 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। ठीक है, सरकारी नौकरी चाहिए तो 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। तो बहुत सारे रूल रेगुलेशन, कई सारे सेक्टर्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया ताकि हम लोग एक अच्छा गोल अचीव कर पाएँ। ठीक है, देन है द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी, एक लंबा समय के लिए प्रोजेक्शन था
to achieve a stable population by 2045 at a level consistent with the requirement of sustainable economic growth, social development and environmental protection। ठीक है, लॉन्ग टर्म जो पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाने का था वो ये था कि एक पॉपुलेशन हमारा जो अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ते जा रहा है उसको स्टेबलाइज करना है बाय 2045। ठीक है, 2045 तक उसको बराबर लेवल पर ला देना है। एट अ लेवल कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, और एक ऐसा लेवल होना चाहिए जो कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे, सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगर पॉपुलेशन अनकंट्रोल तरीके से बढ़ेगा तो सीधी सी बात है उसका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे भी पड़ेगा, सोशल डेवलपमेंट में भी पड़ेगा और सीधी सी बात है हमारे एनवायरनमेंट में भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये थे ऑब्जेक्टिव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। देन है वर्ल्ड पॉपुलेशन परसेंटेज। अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड में ढेर सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो उसमें किन किन कंट्रियों का ज़्यादा परसेंटेज है, ये जो डाटा है 2017 के अकॉर्डिंग है। तो उस पर अगर अपन लोग देखते हैं, सबसे पहले इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री चाइना का देखते हैं। तो चाइना में देखते हैं तो 18.5% पॉपुलेशन चाइना में है वर्ल्ड में, तो ये सबसे हाईएस्ट है। इंडिया चाइना से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है पॉपुलेशन के मामले में। इंडिया सेकंड पोजीशन पे आता है 17.9%, 2007 में था, 17 में था, लेकिन आज के स्थिति में 2021 की बात करें तो 17.7% में आ गया, तो कमियां आई हैं। फिर बाकी कंट्रीज़ का अगर परसेंटेज अगर अपन देख लेते हैं तो इंडिया और चाइना का ही मिला के लगभग हो जाता है 38% के आसपास। ठीक है, फिर बाकी के जो बचे हुए कंट्री हैं अदर्स में जो आता है 29.8%, ढेर सारी छोटी छोटी कंट्री को मिला के 29.8% आ जाता है। फिर बाकी कंट्री का अपन देखते हैं, जैसे कि यूएस है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है। ठीक है, यूएस का 4.3% है वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इकोनॉमी अगर अपन देखें तो अमेरिका का पॉपुलेशन 4.3% है वर्ल्ड का और इंडिया का 17.9% है। लेकिन अगर इकोनॉमिक के तरीके से अगर अपन देखा जाए, ठीक है, पैसे से अगर देखा जाए तो इंडिया के पास काफ़ी कम इकोनॉमिक सपोर्ट है और यूएस के पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट है। ठीक है, तो ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन परसेंटेज। देन है गोल्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 टू बी अचीव्ड बाय 2010। ठीक है, इसमें गोल सेट किए गए थे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में कि 2010 तक हमको कई चीज़ों को अचीव कर लेना है। ठीक है, तो इसमें समझने का ज़्यादा नहीं है, इसको अपन जस्ट रीड करते हैं। पहला है एड्रेस द अनमेट नीड्स ऑफ द बेसिक प्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज सप्लाईज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो अनमेट नीड्स है रिप्रोडक्शन का और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज का, RCH का, ठीक है, और सप्लाईज और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको पहले हमको ध्यान देना है। ठीक है, देन है सेकेंड, मेक स्कूल एजुकेशन अप टू 14 एज फ्री एंड कंपलसरी। ठीक है, 14 साल तक का एजुकेशन पूरी तरीके से फ्री होना चाहिए और कंपलसरी होना चाहिए। सबसे बड़ा कारण पॉपुलेशन में है यही है कि बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, फिर घर वाले उनकी शादी करा देते हैं। ठीक है, और उन लोग उतना मैच्योर नहीं होते हैं मेंटली तौर पर कि उन लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें कि उनके लिए स्मॉल फैमिली कितना ज़रूरी है। एंड reduce dropouts at the primary and secondary school level to below 20% for both boys and girls। स्कूल्स में ड्रॉप आउट भी बहुत होते हैं, 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं जिसमें से 20 बच्चे किसी न किसी कारण से ड्रॉप आउट हो जाते हैं 5th क्लास तक, फिर अगेन 8th क्लास तक, फिर 20% ड्रॉप आउट। ठीक है, तो ये ड्रॉप आउट जो है, ओवरऑल ड्रॉप आउट जो है, ये 14 ईयर्स के एज तक का 20% तक हमको रिड्यूस करना है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का। थर्ड ऑब्जेक्टिव है reduce the IMR infant mortality rate to below 30 पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, इसको 30 तक ला देना है। देन है MMR, फोर्थ है रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बिलो 100 पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, तो
अगर अपन थर्ड ऑब्जेक्टिव की बात करें 31,000 लाइव बर्थ, तो ये 2010 तक तो अचीव नहीं हुआ था, लेकिन आज के कंडीशन की अगर अपन बात करते हैं तो इंडिया लेवल पर काफ़ी हद तक इसके करीब आ चुका है। IMR छत्तीसगढ़ में तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, 26 पर आ चुका है IMR। और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो बिलो 100 अचीव इंडिया में भी कर लिया गया है, छत्तीसगढ़ में भी कर लिया गया है। ठीक है। देन है फिफ्थ, अचीव यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़। ठीक है, अचीव कर लेना यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, सभी बच्चे इम्यूनाइज हो जाने चाहिए जो कि वैक्सीन अवेलेबल है प्रिवेंटेबल डिजीज़ के लिए, उसके लिए। ठीक है। देन नेक्स्ट गोल सिक्स्थ, प्रमोट डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स। पॉपुलेशन ग्रोथ में सबसे बड़ा कारण यही था कि इंडिया के बहुत सारे रीजन में लड़कियों का बहुत जल्दी शादी करा देते हैं, 14, 15, 16, 17 साल में शादी उनकी करा देते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में तो इसके लिए कानून है कि 18 साल से अगर शादी कम में कराते हैं तो वो गैर कानूनी है। ठीक है, तो इसको क्या है और ज़्यादा हमको प्रमोट करना है कि कानून तो 18 साल का है, लेकिन उसको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग प्रिफरेबली उसको 20 ईयर्स तक टाल सकें मैरिज, गर्ल्स की मैरिज को। ठीक है, प्रमोट डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स नॉट अर्ली देन एज 18, प्रिफरेबली आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी अपन 2000 पढ़ रहे हैं और आज के डेट में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2020 आ चुका है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग रिव्यू करिएगा। देन है 7, अचीव 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड 100% डिलीवरीज बाय ट्रेन पर्सन। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जो IMR और MMR के अगर ऑब्जेक्टिव को हमको अचीव करना है तो हम लोगों को डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल करानी पड़ेगी। इंस्टीट्यूशनल मतलब कोई ना कोई अस्पताल में करानी पड़ेगी, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, सब सेंटर हो, PSC, CSC, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम हो, कहीं ना कहीं पे हमको डिलीवरी करानी पड़ेगी। आमतौर पर इंडिया में ट्रेंड था होम डिलीवरी का, उसको बदल के 80% डिलीवरी क्या कराना है, हमको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करा लेना है। और 100% डिलीवरीज ऐसी होनी चाहिए जो किसी न किसी ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल के सामने या उसके द्वारा लिए गए हों, सामने नहीं उसके द्वारा लिए गए हों। ठीक है। 8th, अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन काउंसलिंग एंड सर्विसेज फॉर फर्टिलिटी रेगुलेशन एंड कॉन्ट्रासेप्शन विद अ वाइड बास्केट ऑफ चॉइस। ठीक है, आज के डेट में अगर कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स उसके अवेलेबल हैं। ठीक है, मेल्स के लिए कॉन्डम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, वासेक्टमी है। फिर फीमेल्स की बात करें तो IUDs हैं, ट्यूबेक्टमी हैं, फिर ढेर सारे तरीके के पिल्स हैं। तो इतने सारे चॉइसेस हैं, तो वो चॉइसेस हम लोगों को लोगों तक अवेलेबल कराने हैं। ठीक है, ताकि उन लोग उसको अडॉप्ट कर सकें अपने मर्जी से। ठीक है, और अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन काउंसलिंग, और उनको हम लोगों को ये जानकारी देना है और उनको काउंसलिंग भी करना है कि उनके लिए क्या अच्छा चीज़ रहेगा। सपोज़ कोई एक बच्चा है उसके पास, ठीक है, या किसी की मैरिज होती है, कपल की मैरिज होती है, तो हम लोग उनको समझाना है कि आप लोगों को तुरंत बच्चे पैदा नहीं करने, बल्कि कुछ साल तक आप लोग वेट करिए, उसके बाद कुछ महीने या साल तक वेट करिए, उसके बाद आप बच्चा पैदा करिए। ठीक है, फिर सेकेंडरी ये आता है कि अगर किसी कपल से उसके एक बच्चे डिलीवरी हो चुकी है, उसको हमको समझाना है कि आप कम से कम बच्चों के बीच में 3 ईयर का गैप ज़रूर से रखिए। फिर उनको काउंसलिंग करना है कि आप सबसे अच्छा रहेगा कि 3 साल का गैप रखना है, तो आप कॉपर टी लगवा लीजिए। ठीक है, आजकल तो लॉन्ग एक्टिंग कॉपर टी आते हैं। तो अगर ऐसे काउंसलिंग सर्विसेज देंगे तो उन लोग के पास जानकारी भी रहेगी और उन लोग अच्छा काउंसिल भी होंगे और अच्छे तरीके से जो भी चॉइस है उसको अपने प्रिफरेबली वो लोग चूज़ कर सकते हैं। देन 9th गोल, अचीव 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज एंड प्रेगनेंसी। जितने भी तरीके के ये इवेंट हैं, वाइटल इवेंट, इसका रजिस्ट्रेशन 100% होना चाहिए, किसी भी कारण से ये चूकना नहीं चाहिए। देन है नेक्स्ट गोल 10th, कंटेन द स्प्रेड ऑफ एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो एड्स का स्प्रेड है उसको क्या कर देना है, हमको कंटेन कर देना है, मतलब कि सीधा क्या कर देना है, रोक लगा देना है। ठीक है, किसी भी तरीके से और न्यू HIV एड्स केसेस नहीं होने चाहिए। डेफिनेटली इसका जो ग्रोथ था HIV एड्स का इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन अब काफ़ी हद तक इसमें स्थिरता आई है ना। परसेंटेज अगर देखा जाए तो कम हुआ है, लेकिन अभी भी
न्यू केसेस मिलते ही जा रहे हैं। एंड प्रमोट ग्रेटर इंटीग्रेशन बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन RTIs एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और एक क्या कर देना है, प्रमोट ग्रेटर इंटीग्रेशन बिटवीन। ठीक है, हम लोगों को अच्छा इंटीग्रेशन पहुंचा देना है बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ RTIs, STIs और नेको के बीच में। ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन है 11th, प्रिवेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीज़ में अगर बात करें तो हम लोग जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करने पर, इस पर ज़्यादा फोकस करने के लिए कहा गया है। ठीक है, देन है 12th, इंटीग्रेट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन प्रोविजन ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज एंड इन रीचिंग आउट टू हाउस होल्ड्स। जो अपने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उनको भी हम लोग को RCH सर्विसेज में ला देना है। ठीक है, ताकि जो उनकी आवश्यकता है घरों में वो पहुंचाई जा सके। ठीक है, तो जितने भी हमारे इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं, चाहे वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो, ठीक है, जैसे कि आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सबको भी हम लोगों को RCH सर्विसेज में लाना है। 13, प्रमोट विगोरसली द स्मॉल फैमिली नॉर्म टू अचीव रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ TFR 2.1। ठीक है, हम लोगों को एकदम भिड़ के काम करना पड़ेगा स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को लाने के लिए और उसको अचीव करने के लिए, ताकि TFR लेवल जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, वो 2.1 लेवल तक हम लाकर स्थिर कर दें। ब्रिंग अबाउट कवरेजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलेटेड सोशल सेक्टर प्रोग्राम सो दैट फैमिली वेलफेयर बिकम अ पीपल सेंटर प्रोग्राम। ठीक है, और हमको जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है उसको दुनिया के लिए, देश के से ज़्यादा हमको क्या कराना है, लोगों के लिए, फैमिली के लिए, या अगर हम लोग बोले तो पीपल्स के लिए ही ये प्रोग्राम बनाया गया है। तो उन्हीं के ऊपर ये फोकस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 2000। लेकिन अभी जो नया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम आ चुका है, सॉरी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आ चुका है 2020, उसको भी आप सभी रिव्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक मैं सोचता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।